हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेसन क्लासेस। और आज हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट ओपीसी 1% कंपनी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर अपना चल रहा था टाइप ऑफ कंपनी, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजिंग। दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में बाकी सारी क्लासेस भी इस सब्जेक्ट की हमने अपलोड कर दी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के रिवाइज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वाली क्लासेस को। 1% कंपनी का सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये इंट्रोडक्शन, ये इसके इंट्रोडक्शन से ओपीसी, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीसी एनकरेजेज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ माइक्रो बिजनेसेस। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि ओपीसी का मतलब क्या है, 1% कंपनी, यानी एक ही पर्सन, एक ही बंदा इसका क्या होगा, मेंबर होगा और एटलीस्ट एक ही पर्सन इसका डायरेक्टर भी होगा। तो ये क्या करता है, एनकरेज करता है, जो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं उनको भी एनकरेज करता है कि वो भी कॉर्पोरेट फॉर्म में, कंपनी फॉर्म में आकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं। माइक्रो मतलब छोटे छोटे बिजनेस भी, छोटे बिजनेस को भी एनकरेज करता है कि वो भी किसमें आए, माइक्रो बिजनेस को भी इंकरेज करता है किसमें आए, कंपनी फॉर्म में आए। ओपीसी 1% कंपनी, एक आदमी की कंपनी, ठीक है। और प्रोप्राइटरशिप वाले इसमें फीचर नहीं, फीचर किसके, कंपनी वाले, लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलपी अब करते हैं। रिकमेंडेड किसके द्वारा की गई, तो रिकमेंडेड की गई थी किसके द्वारा, जे रानी एक्सपर्ट कमेटी, कब, 2005 में। दोस्तों जो जे रानी हमारी कमेटी थी, जब कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले, यानी इसकी बात चल रही थी कम से कम 1992 के आसपास से कंपनीज एक्ट 2013 लाने की बात की गई थी गवर्नमेंट ने। इवन लेट 80s में, 88 में भी इसकी बात की गई थी, लेकिन चलते चलते 2000 के बाद गवर्नमेंट ने कई सारी, कुछ सेबी ने, कुछ एमसीए ने कुछ कमेटीज बनाई। तो जे रानी की जो कमेटी थी, ठीक है, ये किसके ऊपर थी, कंपनी लॉ में, यानी कि प्रोपोज्ड रिवीजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो उस समय पता नहीं था कि कौन सा एक्ट आएगा, कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में आएगा, लेकिन हाँ इन्होंने, जे रानी कमेटी ने कई सारे प्रोविजन रखे थे। एक इन्होंने रखा था कि भाई ओपीसी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक इन्होंने रखा था कि जो डायरेक्टर्स की लिमिट है वो मिनिमम रख दो, मैक्सिमम को लिमिट रखो ही मत, ठीक है। उन्होंने कई सारे अच्छे अच्छे लिमिट जो सजेशन दी थी, तो पूरी कमेटी भी आप पढ़ सकते हैं। तो रिकमेंडेड किसके द्वारा की गई थी, जे रानी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कब की गई थी, 2005 में। और ओपीसी इज ए वन शेयर होल्डर कॉर्पोरेट एंटिटी वेयर लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द कंपनी ओनली। यानी कि लीगल और फाइनेंशियल लायबिलिटी किस तक लिमिटेड है, कंपनी तक। यानी मेंबर लायबल है, आंसर इज नो। मेंबर कब लायबल होगा, अगर कॉर्पोरेट गेन, यानी कि आपने कोई फ्रॉड वगैरह किया हुआ है और वो फ्रॉड ऐसा लगता है कि वो कंपनी ने नहीं, आपने कंपनी के अंदर होकर के किया, कंपनी की आड़ में आपने किया है, तभी आपको लायबल किया जाएगा। सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला केस आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लायबल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में आप लायबल नहीं होंगे अगर आप बिल्कुल ओके हैं, कोई फ्रॉड वगैरह आपने नहीं किया है। ओके गाइस, इवन इन अदर कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पाकिस्तान एक्सेट्रा, पाकिस्तान में भी हमारी ओपीसी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, देख सकते हैं। ए सिंगल पर्सन कैन फॉर्म ए कंपनी। तो समझ लें पाकिस्तान भी थोड़ा सा एडवांस हो गया है। आगे देखते हैं। तो ओपीसी किसमें डिफाइन की गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में। पब्लिक कंपनी किसमें डिफाइन की गई है, याद है तो कमेंट जरूर कीजिए, किसमें डिफाइन की है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। तो जो मेन डेफिनेशन है ना, इनकी आप सेक्शन जरूर याद करें, जैसे कि ऑफिसर है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, केएमपी है, डायरेक्टर है, एमडी है, मैनेजर है, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक कंपनी, निजी कंपनी है, कंपनी सेक्रेटरी है, इनकी डेफिनेशन जरूर, डेफिनेशन की सेक्शन और डेफिनेशन जरूर याद कर लें, क्योंकि कहीं भी किसी भी पेपर में, कंपनी लॉ में, एसबीएसई में या किसी भी पेपर में आता है, तो आप सेक्शन के साथ अच्छे से पहले डेफिनेशन लिखें, फिर उसकी बात लिखें जो भी उसमें पूछा गया, तो इससे नंबर मतलब मार्किंग अच्छी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1% कंपनी एज ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर। मतलब ओपीसी क्या है, एक ऐसी कंपनी जिसका
मतलब जिसके पास क्या है, एक मेंबर है, 1 पर्सन एज ए मेंबर है, अपने मेंबर को 1 पर्सन का एज ए मेंबर रखती है। ओपीसी इज ए टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर कोई आपसे पूछे कि ओपीसी किस कैटेगरी में आती है, तो आंसर आएगा प्राइवेट लिमिटेड की कैटेगरी में। प्राइवेट लिमिटेड की कैटेगरी में क्यों आती है? तो दोस्तों पब्लिक लिमिटेड सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 तो कहता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल अलग कर देता है। अब आती है उससे नीचे कैटेगरी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में भी अब हम 2 कैटेगरी में कर लेंगे प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड को अगर 2 और मोर मेंबर मिलकर के बना रहे हैं तो क्या हो गई, वो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड। अगर एक ही मेंबर है तो वो क्या हो जाएगी, ओपीसी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओपीसी इज ए प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 एंड 31C ऑफ द कंपनीज एक्ट। और रूल 3 कहता है ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, केवल एक नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और रेजिडेंट इन इंडिया है, वो ही क्या कर सकता है, एक ओपीसी को रजिस्टर करवा सकता है अपने नाम पर। ठीक है, shall be eligible to incorporate a OPC shall be a nominee for the sole member of a OPC। दोस्तों अगर हम एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं जो कि ओपीसी है, ठीक है, तो ओपीसी में एक मेंबर तो रहेगा, लेकिन एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा। जैसे आप बैंक अकाउंट में अपना नॉमिनी बनाते हैं, वैसे ही आपको एक नॉमिनी अपने ओपीसी वाली कंपनी में भी बनाना होगा। नॉमिनी का काम होगा कि कुछ नहीं काम होगा उसका, सिर्फ उसको इन केस अगर जो मेंबर है हमारा, देख लेते हैं, अगर वो मेंबर किसी केस में मतलब एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है, उस केस में यानी इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस केस में नॉमिनी आएगा और वो खुद मेंबर बन जाएगा। और जब नॉमिनी मेंबर बन जाएगा तो वो मेंबर जो भी नॉमिनी बनाएगा वो किसी और पर्सन को नॉमिनी बनाएगा, क्या करके, उसकी कंसेंट लेकर के। ठीक है, और रेजिडेंट किसको माना जाएगा, जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर में क्या था, 180 डेज, कम से कम 180 डेज इंडिया में रहा तो उसको रेजिडेंट इन इंडिया मान दिया जाएगा। ओके गाइस, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। A natural person can be member of only one OPC। A natural person can be member of only one OPC। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात की गई कि एक बंदा, एक पर्सन कितनी ओपीसी बना सकता है। तो यहाँ पर क्या आया है, एक नेचुरल पर्सन केवल एक ही ओपीसी बना सकता है। एंड सेड पर्सन शैल नॉट बी ए नॉमिनी ऑफ मोर देन ए ओपीसी। अगर मैं एक ओपीसी का मेंबर हूं तो मैं किसी और ओपीसी का, मतलब किसी और एक ओपीसी में नॉमिनी हो सकता हूं, लेकिन मैं किसी ना ही एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी हो सकता हूं, ना ही मैं एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर हो सकता हूं। ठीक है, अगर आप किसी और ओपीसी में मेंबर होना चाहते हैं तो आपको पहली वाली ओपीसी की मेंबरशिप से हटना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। हट कर सकते हैं अपने सारे के सारे शेयर किसी और को कर सकते हैं ट्रांसफर। कैसे कर सकते हैं ये अलग से क्लास बना देंगे दोस्तों, आपके सिलेबस में ये नहीं है। ओके, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी नॉमिनेटेड पर्सन, जो ओपीसी के मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर है वो किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन कंसेंट इन IMC 3 ऑफ सच पर्सन। यानी जिसको हम नॉमिनी बनाएंगे उसकी हम रिटर्न में कंसेंट लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे, IMC 3 में उसकी कंसेंट हम लेंगे। ठीक है, हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम मेंबर ऑफ द ओपीसी। जो नॉमिनी हमने बनाया है वो अगर हमारा मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो कॉन्टैक्ट करने के एक्सीडेंट हो जाता है या पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में नॉमिनी मेंबर बन जाएगा और वो नॉमिनी जो मेंबर बना है किसी और पर्सन को नॉमिनेट कर लेगा। ओके गाइस, द नेम ऑफ द प्रोपोज्ड नॉमिनेटेड शैल बी मेंशन इन द मेमोरेंडम। जो हमारा नॉमिनी रहेगा, ठीक है, उसका नाम हम मेमोरेंडम में भी मेंशन
करेंगे। यानी हमने पढ़ा था जो नॉर्मली मेमोरेंडम में दोस्तों 5 क्लॉज होते हैं अदर देन ओपीसी। तो ओपीसी के केस में एक नॉमिनेशन का क्लॉज होता है जिसमें नॉमिनी का नाम लिखा होता है। फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी की अगर हम बात करें तो हमारा स्पाइसी फॉर्म जाएगा, सेम प्रोसीजर है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था। प्रोसीजर के लिए आप लास्ट टू लास्ट क्लास रेफर कर लीजिए तो आपको प्रोसीजर मिल जाएगा। लेकिन कौन कौन से फॉर्म जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक स्पाइस 32 जाएगा, ठीक है, और ई स्पाइस एमओई जाएगा, एओई जाएगा, ठीक है। 35 का मतलब है ये हमारा एजाइल प्रो जाएगा, ठीक है, और IMC 9 जाएगा जो कि डिक्लेरेशन वगैरह होती है। और IMC 3 में बोलो क्या है, बोलो कमेंट जरूर कर दो यार, क्या है ओपीसी में भैया। IMC 3 में क्या है, नॉमिनी की कंसेंट है। और जो हमारा IMC 3 है वो एज ए लिंक फॉर्म नहीं जाएगा। लिंक फॉर्म कितने होंगे, ये 5 फॉर्म नहीं जाएंगे। IMC 3 का फिर क्या होगा, IMC 3 अटैचमेंट के रूप में जाएगा। ये किसमें अटैचमेंट लगेगी, IMC 32 में IMC 3 की भी अटैचमेंट लगेगी। और जो हमारा नॉमिनी के ID एड्रेस प्रूफ भी लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे, आधार कार्ड, यानी एड्रेस प्रूफ में कुछ भी हो सकता है, आधार, DL, वोटर ID या पासपोर्ट, और पैन कार्ड लगेगा, और रेजिडेंशियल प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट या लेटेस्ट उसके नाम पे खुद के इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी लगेगा। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एंड ओपीसी। तो बात करते हैं ओपीसी इज ए डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी हमारा ये लाला टाइप जो कंपनी बोलते हैं ना, लाला टाइप कंपनी होती है दो तरह की। एक होती है प्रोप्राइटरशिप में हमने कंपनी बना दी, और दूसरी लाला टाइप कंपनी होती है छोटी प्राइवेट कंपनी को भी हम लाला टाइप कंपनी कहते हैं। आपने बहुत सारी क्लासेस में सुना होगा कि लाला टाइप लाला टाइप यही होती है कि छोटी प्राइवेट कंपनी या फिर ओपीसी। जो लाला बैठे रहते हैं इसका मतलब ये नहीं, इनके टर्नओवर छोटी सी 2-4 करोड़ तक होती है तो क्या होती है, लाला टाइप कंपनी उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो प्रोप्राइटरशिप होते हैं, नॉर्मल दुकानदार होते हैं, जो ओपीसी के रजिस्टर्ड होते हैं, उनमें डिफरेंस है भाई, एक नहीं है वो, मतलब एक जैसी नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, बिकॉज इट इज ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसकी क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी किसकी है, ओपीसी की है। दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द प्रोमोटर एंड द कंपनी। जो इसका प्रोमोटर है उसमें और कंपनी में डिफरेंस बना देती है। यानी कंपनी क्या है, एक अलग है, मेंबर क्या है, एक अलग पर्सन है ओपीसी के केस में भी, जबकि उसका एक ही मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनती है। कब कंपनी और मेंबर्स को एक पर्सन माना जाएगा, अगर वो फ्रॉड करता है कंपनी की आड़ में, कंपनी के व्याप पर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करता है। जैसे कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस आप कंपनी लॉ में पढ़ के आए होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लीजिए। उसका क्या था, प्रोमोटर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड इन ओपीसी इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट और लीगल इश्यू। प्रोमोटर यानी जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है अगर कंपनी क्या करती है, डिफॉल्ट करती है या कोई लीगल इश्यू आता है, केस आता है। ऑन द अदर हैंड इन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है बिजनेस तक, वो उसकी पर्सनल एसेट तक भी जा सकती है गाइस, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लें, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको या तो कंपनी लॉ में या फिर एसपीसी वाले में जरूर मिल जाएगा 100%, ठीक है। पोजीशन ऑफ ओपीसी इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर क्या पोजीशन है, तो कंपनीज एक्ट 2013 classifies companies on the basis of number of members into OPC, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। दोस्तों कंपनी एक्ट जो है कंपनी को क्लासिफाई करता है किसके अंडर, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, यानी जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग में कहता है कि भाई ये कंपनी ओपीसी है, ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड है। और मेन कैटेगरी क्या होती है, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेन कितने तरह की हमारी कंपनी होती है, 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। इन्हीं 3 में से कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय या फिर अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी या सेक्शनल कंपनी भी हमारी इनमें से किसी एक टाइप की कंपनी हो सकती है। हाँ, ओपीसी वो नहीं हो सकती है, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होंगे अगर निधि बना रहे हो, या फिर निधि तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है, वो प्राइवेट होती नहीं है। ये सेक्शन 8 आप कंपनी बना रहे हो यानी एनजीओ फॉर्म में, तो कौन सी होगी, वो पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, ठीक है। एज स्टेटेड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिक्वायर्स मिनिमम 2 मेंबर। इन अदर वर्ड्स ओपीसी इज ए काइंड ऑफ
प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली वन मेंबर, ठीक है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 जो कि ओपीसी को डिफाइन करता है, ओपीसी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर, ठीक है। सेक्शन 3(1)(c) की अब बात करते हैं। 3(1)(c) डिफाइन करता है से दैट कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाय एनी पर्सन, ठीक है, वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी ओपीसी, दैट इज टू से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यानी सेक्शन 3(1)(c) ऑफ कंपनी एक्ट कहता है, अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए या कोई केस आ जाए कि क्या ओपीसी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आप ये पूरा का पूरा उसमें डिफाइन कर सकते हैं। यानी इसमें पूरे में यही बात की गई है, पोजीशन की बात की गई। पोजीशन का मतलब कि किस कैटेगरी में भाई वो आता है, ठीक है। पोजीशन में मतलब किस कैटेगरी में वो आता है। तो आप ये कर देंगे कि एज पर सेक्शन 3(1)(c) से दैट कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाय एनी पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड, अगर वो ओपीसी बनाई जा रही है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होगी, ठीक है। एंड 1% कंपनी सेल हैव ए मिनिमम 1 डायरेक्टर, भाई ओपीसी का कम से कम 1 डायरेक्टर होगा, मैक्सिमम कितना हो सकते हैं 15 तक हो सकते हैं। एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 एन ओपीसी में बी फॉर्म्ड आइदर बाय लिमिटेड, आइदर एज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। रूल 3 की बात करें तो रूल 3 में कुछ, रूल 3 काफी सारी चीजों की बात करता है, लेकिन कुछ चीजें हमने अलग से डिस्कस कर ली हैं अभी, तो हम जो हमने डिस्कस नहीं किया उन्हीं की बात यहाँ पर करेंगे। तो ये कह रहा है कि रूल 3 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल ओपीसी की बात करता है, नो माइनर सेल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। अगर कोई पर्सन की एज 18 ईयर से कम है तो वो कंपनी का न ही मेंबर बन सकता है और न ही नॉमिनी बन सकता है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी अंडर सेक्शन 8, यानी कि वो अगर हमने ओपीसी बनाई है, ना ही तो वो स्टार्टिंग में ओपीसी जो है आप सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर कर सकते हो, और ना ही अगर आपने कोई सेक्शन 8 ओपीसी रजिस्टर कर भी ली है तो उसे आप सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर सकते हो। ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। दोस्तों, शेयर इश्यू करने का मतलब है कि किसी और को अपनी कंपनी में मेंबरशिप देना, यानी मेंबर बढ़ाना। लेकिन वही ओपीसी के केस में क्या है कि एक ही मेंबर होगा, इससे ज्यादा मेंबर हम बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर किसी को भी, ठीक है, कंपनी बाद में कोई शेयर इश्यू कर ही नहीं सकती। अगर कंपनी कैपिटल अपनी इंक्रीज कर रही है तो वो किसको इश्यू करेगी? सारे के सारे शेयर उस पर्सन को ही इश्यू करेगी, ना ही ये ओपीसी किसी और कंपनी के शेयर एक्वायर कर सकती है, ठीक है, ना ही और कंपनी के शेयर एक्वायर कर सकती है, ना ही डिबेंचर इश्यू कर सकती है, ना ही डिबेंचर इश्यू कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखना है। ना ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि एनबीएफसी कंपनी वगैरह की एक्टिविटी ये कर सकती है। नो ओपीसी कैन कन्वर्ट वॉलंटरली, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से। ओपीसी अपनी इच्छा से कन्वर्ट नहीं कर सकती है किसी और टाइप की कंपनी में, अनलेस 2 years have expired from the date of incorporation। जब तक 2 year एक्सपायर ना हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब तक ओपीसी वॉलंटरी किसी और टाइप की कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। एक्सेप्ट किस केसेस में कर सकती है? एक्सेप्ट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख और टर्नओवर बियॉन्ड 2 करोड़। अगर नॉर्मली यानी हमारी कैपिटल या फिर टर्नओवर की लिमिट क्रॉस नहीं करती है तो हम अपनी कंपनी को जब तक 2 साल कंप्लीट ना हो किसी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर 2 साल से पहले हम किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हमारी जो कैपिटल है, ठीक है, पेड अप कैपिटल में कौन सी? पेड अप कैपिटल, ना ही अथॉराइज्ड कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख, अगर हमारी पेड अप कैपिटल 50 लाख को से इंक्रीज कर दी है तो टर्नओवर हमारी 2 करोड़ से इंक्रीज कर गई। टर्नओवर का मतलब क्या था दोस्तों? सेल होता है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल होता है। The word OPC shall be mentioned in bracket below the name of such company where its name is printed above bracket। दोस्तों, जैसे कि हम प्राइवेट लिमिटेड के केस में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, पब्लिक लिमिटेड के केस में एबीसी लिमिटेड लगाते हैं, वैसे ही हम
अगर हम कंपनी बना रहे हैं ओपीसी तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एबीसी ओपीसी लिमिटेड या एबीसी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बाई 1% कंपनी, एक कंपनी एक ओपीसी कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है तो देख लेते हैं। सेक्शन 193 सब सेक्शन में कहता है ओपीसी लिमिटेड बाई शेयर और लिमिटेड बाई गारंटी। अगर हमारी कोई ओपीसी है जो लिमिटेड बाई शेयर है या लिमिटेड बाई गारंटी है, ठीक है। एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद सोल मेंबर हु इज आल्सो डायरेक्टर। अगर अपने ही मेंबर जो कि डायरेक्टर भी है उसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो कंपनी सेल अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में करेगी, रिटन फॉर्म में करेगी। अगर रिटन में नहीं है, एंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर आर रिकॉर्डेड इन द मेमोरेंडम or are recorded in the minutes of first board meeting of the board of directors held next after entering into contract। यानी कंपनी के कई सारे अगर डायरेक्टर हैं और कंपनी ने किसी डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो डायरेक्टर उस कंपनी का क्या है ओपीसी 1% भी है, 1% भी है, तो या तो रिटर्न में उस कॉन्ट्रैक्ट को करेगी या फिर कंपनी अपने मेमोरेंडम में करेगी। अगर मेमोरेंडम में भी नहीं किया या रिटर्न में भी अलग से नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके जब भी हमने वो ट्रांजैक्शन हुई है उसके बाद में उसके नेक्स्ट जो भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी उस बोर्ड मीटिंग में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और सबसेक्शन 2 कहता है कि कंपनी को आरओसी के पास अबाउट एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो भी एंटर किया गया है मिनट्स में विद इन 15 डेज में हमें उसको आरओसी के पास फाइल भी करना होगा। As per section 152 subsection 1, in case of an OPC, an individual being its member shall be deemed to be its first director until the director or directors are duly appointed by the members। सेक्शन 152 कहता है कि ये हर कंपनी केस में कहता है कि पब्लिक के केस में भी, प्राइवेट के केस में भी और ओपीसी के केस में भी अगर अलग से कोई डिफाइन नहीं किया गया तो ये पर्सन इसका डायरेक्टर होगा, तो भाई जो भी कंपनी का क्या है मेंबर है वो ही कंपनी का क्या मान लिया जाएगा, कंपनी के डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। ओके गाइज, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा कि ओपीसी किस तरीके से काम करती है, तो सारा का सामने हमने कवर कर लिया है। अगर एक बार मैं आपको रिवाइज करना चाहूँ तो रिवाइज हम कर देते हैं और तो ओपीसी का बैकग्राउंड क्या था कि एनकरेज करता है छोटे बिजनेस को भी कि वो कंपनी फॉर्म में रिकमेंड किया था डॉक्टर जे रानी कमेटी ने कब किया था 2005 में। एक क्या है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है जो लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी किसकी होगी दोस्तों, कंपनी तक ही लिमिटेड होगी। और काफी कंट्री में यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पाकिस्तान में भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल जाता है। ओपीसी डिफाइन की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 में, जो कहता है कि एज ए ओपीसी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज मेंबर। ठीक है, ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के टाइप है। ओपीसी को कौन बना सकता है, रूल 3 के अकॉर्डिंग ओनली नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया किसको माना जाएगा, जो प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर में क्या था 180 डेज कम से कम इंडिया में रहा था, उसको ही हम क्या मानेंगे, रेजिडेंट पर्सन मानेंगे। ओके गाइस, नेचुरल पर्सन की बात की गई कि वो कम से कम एक ही कंपनी में मतलब ओपीसी बन सकता है, 1% बन सकता है और एक में ही नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा में नहीं बन सकता है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को एक नॉमिनी भी बनाना पड़ेगा और जिसकी रिटर्न में कंसेंट देनी पड़ेगी। कौन से फॉर्म में, INC 3 में। और मेमोरेंडम में भी नॉमिनेशन क्लॉज में उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा जो नॉमिनी बनेगा। और वो मेंबर के अगर डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा और जो नॉमिनी मेंबर बना वो किसी और पर्सन को नॉमिनेट कर लेगा। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो सेम वो फाइल होते हैं जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होते हैं, सिर्फ एमओए हमें अलग से ड्राफ्ट करना होगा, नॉमिनेशन क्लोज उसमें एक्स्ट्रा होगा। और INC 3 हमें
अटैच करना होगा एमसी 32 में, और जो नॉमिनी होगा नॉमिनी के पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट भी हमें अटैच करने होंगे। ओके गाइस, डिफरेंस बताया गया है फॉर प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी में। तो ओपीसी में एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ओपीसी अलग है और मेंबर अलग है, जो कि प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है। प्रोप्राइटरशिप और उसके प्रोप्राइटर को एक बंदा माना जाता है, सेम पर्सन माना जाता है। ठीक है, तो ओपीसी के केस में अगर लीगल डिफॉल्ट या लीगल इश्यू हुआ है तो कंपनी लायबल है, अगर वो सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाला केस की तरह यहाँ पर कॉर्पोरेट डील नहीं तोड़ी गई है। ठीक है, और वहीं अगर प्रोप्राइटरशिप की बात है तो प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट्स भी यहाँ पर दाव पे लग सकती हैं, लायबल होंगे उसकी पर्सनल असेट्स भी। ठीक है, ओपीसी के इंडिया में हम पोजीशन देखें तो दोस्तों ओपीसी क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है जिसका मेंबर क्या है, एक है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और मिनिमम एक डायरेक्टर होगा। ओपीसी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। रूल 3 के अकॉर्डिंग नो माइनर शैल बिकम माइनर, कोई भी कंपनी का मेंबर या फिर नॉमिनी नहीं बन सकता है। सच कंपनी सेक्शन 8 कंपनी, ना ही सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है और ना ही सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो सकती है। ओपीसी कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की एक्टिविटी कर सकती है और ना ही किसी और को अपने शेयर इश्यू कर सकती है और ना ही किसी और के शेयर को सब्सक्राइब कर सकती है या परचेज कर सकती है। ठीक है, ओपीसी वॉलंटरली 2 साल तक किसी और कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। कब कन्वर्ट कर सकती है, अगर उसके कैपिटल 50 लाख से क्रॉस हो जाए या फिर टर्नओवर 2 करोड़ से क्रॉस कर जाए। ठीक है भाई, तो ओपीसी को अपने नाम के बाद में सफिक्स लगाना होता है, एबीसी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड या एबीसी ओपीसी लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड। और जहां भी इसको अपना नाम लिखना होगा तो ओपीसी ब्रैकेट में जरूर लिखना होगा। अगर ओपीसी कॉन्टैक्ट करती है अपने मेंबर से जो कि इसका डायरेक्टर भी है, तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा, अगर वो रिटन में नहीं है तो वो मेमोरेंडम में होना चाहिए, अगर मेमोरेंडम भी नहीं है तो उसको कंपनी की बोर्ड मीटिंग में नोट करना होगा, जो भी बोर्ड मीटिंग उस ट्रांजैक्शन के बाद में होती है। और जो भी हमने बोर्ड मीटिंग में नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो बोर्ड की अप्रूवल होने से विद इन 15 डेज हमें आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा। और 152 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी का जो भी मेंबर है वही कंपनी का डायरेक्टर भी मान लिया जाएगा जब तक कि डायरेक्टर मेंबर्स के द्वारा अपॉइंटेड नहीं किए जाते हैं। तो भाई ये था फास्ट ट्रैक पर रिवीजन। तो क्लासेस कैसी लगी जरूर देखिएगा। आगे आने वाली क्लास में हम बात करेंगे निधि कंपनी की और उसके बाद प्रोड्यूसर कंपनी की।